हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग माता जी, अंजलि गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सोचित, ये अपलोड हो जाएंगे। अभी 9 हो चुके हैं, 2 पेंडिंग है और आज अपना 12th लेक्चर है, ये भी अपलोड हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्लास में क्या किया था याद है किसी को? इंडस्ट्रियल ड्राइंग, ठीक है। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, शायद मैंने लास्ट क्लास में एक तो आपको बेड डेट्स करा दिया था। नेक्स्ट शायद बेड डेट्स रिकवर हो चुका था। इंटरनल ड्राइंग्स हो चुका था। हेलो वंश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया था। इसके अलावा डेप्रिसिएशन भी हो गया था क्या लास्ट क्लास में या उससे पहले में? डेप्रिसिएशन हुआ था हमारा। नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आज लेते हैं अपन सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? हमने शायद अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्कशन किया था इसके ऊपर। क्या थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? गुड मॉर्निंग ऋषभ। बिल्कुल, येट टू बी पेबल, जो हमें पे करने हैं। बिल्कुल, ये परफेक्ट है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। ये वो एक्सपेंस है जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं किया, इनका पेमेंट नहीं किया है। बिल्कुल ये लायबिलिटी है। और क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू टू पे, बिल्कुल अतिशी परफेक्ट है। अनपेड एक्सपेंसेस परफेक्ट है। एक्सपेंसेस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, ये एक्सपेंस करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं, स्टिल पेबल, अभी भी पे करने, दैट मींस आपने पे नहीं किया। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। रेंट एट द रेट 8,000 पर मंथ। आपने जो रेंट पे किया है एट द रेट 8,000 पर मंथ, पेड फॉर 10 months ओनली। रेंट एट द रेट 8,000 पर मंथ, पेड फॉर 10 months ओनली। आपने रेंट जो पे किया वो सिर्फ 10 महीने का पे किया, जबकि आपके फाइनेंशियल ईयर में मंथ्स कितने होते हैं? 12, अप्रैल टू मार्च। ठीक है। तो रेंट, अगर मैं पूछूं पेड रेंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर पेड रेंट हुआ 8,000 इंटू 10, 80,000 रुपीज। 96, आउटस्टैंडिंग 16, कैश 80। बिल्कुल परफेक्ट है रिया। गुड मॉर्निंग कनिका, आई एम फाइन। तो पेड रेंट हो गया 8,000 इंटू 10, 80,000 रुपीज। टोटल रेंट पेबल इन करंट फाइनेंशियल ईयर, कितना रेंट हमें पे करना चाहिए था इस करंट फाइनेंशियल ईयर में? तो हमें पे करना चाहिए था 8,000 इंटू 12, 96,000 रुपीज। दैट मीन्स कोई मेरे से पूछे कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा
8,000 इंटू 2 मंथ्स का मैंने रेंट अभी तक पे नहीं किया, 16,000 रुपीज, ठीक है। अब एंट्री, अच्छा आपने हर महीने रेंट अलग अलग पे किया होगा, ये नहीं कि आपने जो 80,000 पे किया वन टाइम पेमेंट किया, 10 बार पे किया है, 10 मंथ्स का पेमेंट किया तो 10 बार एंट्री बनाई होगी। क्या एंट्री आती है शायद आप लोगों को बनानी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्स्ट टाइम जब पे किया होगा 8,000 से। अच्छा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ये एंट्री कितनी बार बन चुकी है करंट फाइनेंशियल ईयर में, ये वाली एंट्री रेंट टू कैश कितनी बार बन चुकी है? बिल्कुल ठीक है, 10 टाइम्स। गुड मॉर्निंग अंजलि, बिल्कुल 10 10 10 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये एंट्री आपने 10 बार बना दी होगी, ठीक है, 10 बार एंट्री बना दी, तो 10 बार, हर बार आपने एंट्री पे रेंट को डेबिट किया होगा। रेंट अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा होगा, कितने से डेबिट किया अभी तक आप, रेंट अकाउंट कितने से डेबिट किया आपने अमाउंट वाइज? परफेक्ट है, 80,000 से। लेकिन हम किसको फॉलो करते हैं, मैंने बेसिस बताया था आपको, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं? हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस को? बिल्कुल परफेक्ट है रिया, दिव्यांश, हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। दोनों में डिफरेंस वापस से याद दिला देता हूँ। आकांक्षा परफेक्ट है, अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, आकाश परफेक्ट है, अक्रूवल बेसिस। बिल्कुल ठीक है तीसरी। कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस में जितना आपने एक्चुअल कैश पे किया आप उतना ही रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी आपने अभी 80,000 पे किया, आप 80,000 का ही एक्सपेंस करंट ईयर का मानेंगे। लेकिन हम फॉलो करते हैं अक्रूवल बेसिस को। अक्रूवल बेसिस का कंसेप्ट ये था, अगर कोई एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर है तो वो करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होगा, वेदर पेड और नॉट पेड, चाहे आपने पेमेंट किया है या आपने पेमेंट नहीं किया। और ये चीज इनकम पे भी अप्लाई होती है, इनकम पे भी अप्लाई होती है। अगर कोई इनकम रिलेटेड टू करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2010 पकड़ लेते हैं, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 से रिलेटेड है, तो वो रिकॉर्ड करंट फाइनेंशियल ईयर में ही होगी, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे मिली हो चाहे नहीं मिली, ठीक है। तो आपने बोला रेंट अभी डेबिट हो चुका है 80,000 से, और अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से करंट फाइनेंशियल ईयर में रेंट कितने से डेबिट होना चाहिए था, रेंट कितने से डेबिट होना चाहिए था? क्वेश्चन रिपीट करूं? बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, 96,000 96,000 एंड 96,000। तो रेंट शॉर्ट डेबिट हुआ है या शॉर्ट क्रेडिट हुआ है? रेंट शॉर्ट डेबिट हुआ है या रेंट शॉर्ट क्रेडिट हुआ है? बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट डेबिट हुआ, शॉर्ट डेबिट हुआ। तो शॉर्ट डेबिट हुआ है और उसे हमें और डेबिट करना पड़ेगा, शॉर्ट डेबिट हुआ है और अब हमें उसे और डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने अमाउंट से करेंगे, कितने अमाउंट से डेबिट और करें हम उसको? परफेक्ट है, 16,000 रुपीज से आप रेंट को और डेबिट कर। अच्छा कौन सी डेट को करेंगे ये बताइए मेरे, ये 16,000 से, कोई बात नहीं रुक सर, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। 16,000 रुपीज से, और तस्नीम, तस्नीम सॉरी, बिल्कुल लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31 मार्च को, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये एंट्रीज पेड वाली तो होती है, ये एक्चुअल डेट जिस दिन आपने पे किया है रियल टाइम में बनती है, जब आपने पे किया तब करते हो। लेकिन आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री, इन्हें जिन्हें हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये कब बनती है? ये बनती है ईयर एंड में, क्योंकि इस साल कितना आउटस्टैंडिंग होगा वो ईयर एंड में जाके पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब उसमें ये तो समझ में आ गया कि रेंट शॉर्ट डेबिट हुआ था, रेंट को और डेबिट करना पड़ेगा 16,000 रुपीज से। टू, क्या हमने कैश पे किया है? अभी एंट्री आ चुकी है वैसे ऋषभ, बिल्कुल ठीक है आपकी एंट्री। क्या हमने कैश पेमेंट किया? ये 16,000 रुपीज हमने कैश पे नहीं किए, ये 16,000 हमारी क्या बन चुकी है, लाइबिलिटी बन चुकी है, बिल्कुल आकांक्षा, ये हमारा आउटस्टैंडिंग है।
और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताया था। मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स के और एक्सपेंस के रूल बिल्कुल सेम थे। इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट, लेकिन लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल का जो रूल था वो जस्ट अपोजिट था। इंक्रीज होने पर क्रेडिट, डिक्रीज होने पर डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने से, 60,000 से। तो आपसे पूछा आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या बनती है, तो पहले आप बोलेंगे वो एक एडजस्टमेंट एंट्री है। कब बनती है, ईयर एंड पे बनती है। एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी आउटस्टैंडिंग होती तो एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कमीशन होता तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, बाउंसर है। आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट क्लियर है या बाउंसर है? निशांक, 2 लेक्चर अपलोड होने बाकी है, मैंने बोल रखा है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब लोगों को क्लियर है? प्रतीक्षा क्लियर है, सौरभ क्लियर है? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आपको आउटस्टैंडिंग आ गया, ऐसे ही आपको प्रीपेड एक्सपेंस भी आ जाएगा समझ में। प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, तो ये वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। लेकिन बिल्कुल ये ऐसा होता है हमारे लिए, बिल्कुल तस्लीम पेबल वर्ड भी लिख सकते हैं। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी आप शुरू कर सकते हो, वो भी चलेगा। उसका अभी सिर्फ मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री बताई है। फिलहाल के लिए आप ये देख लो, आउटस्टैंडिंग की एंट्री बनती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और वो भी प्रीपेड समझोगे तो आउटस्टैंडिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। निशांक, बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोलते हैं। ये वो एक्सपेंस है जो अभी तक एक्सपायर ही नहीं हुए, इनकी डेट ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन ये रही आपकी, एक्सपेंसेस बट नॉट येट पेड। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने पे करने थे, आपने पे नहीं किए हैं। या फिर एक्सपेंस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंस है जो कि स्टिल पेबल है, जो अभी भी आपको पे करने बाकी है। टेंशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, लायबिलिटीज है। ठीक है आकांक्षा, आगे कंटिन्यू करूंगा अभी। निखिल, बिल्कुल एंट्री आपकी परफेक्ट है प्रीपेड के बारे में। तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो एक्सपेंस है जो आपने क्या कर दिए, एडवांस में पे कर दिए। लेकिन इसका ये मतलब मत लेना कि नेक्स्ट मंथ का पेमेंट हमने करंट मंथ में पे कर दिया, वो प्रीपेड नहीं बोल सकते आप उसको। प्रीपेड क्या होंगे, तो प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट आपने क्या कर दिया, करंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया। एग्जांपल के तौर पर सैलरी एट द रेट 10,000 पर मंथ, सैलरी पे करनी है हमें हमारे एम्प्लॉय को 10,000 पर मंथ, पेड फॉर 14 मंथ्स। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने 14 मंथ्स की सैलरी पे कर दी। शायद हमारे एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट होगी, उसने हमसे एडवांस मांगा होगा, हमने उसको 2 महीने का एडवांस दे दिया। तो एंट्री जो बनी है, बननी चाहिए थी सैलरी टू कैश। हर महीने जब आप पे कर रहे थे तो 10,000 10,000 10,000, तो ये एंट्री बननी चाहिए थी 12 टाइम्स, 12 बार। और टोटल अमाउंट वाइज बात करूं तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 बिल्कुल बेस्ट, ठीक है। बट आप ये पे करते गए, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, ये एंट्री बनाते गए। बट आपने 14 मंथ्स की पे की है, तो टोटल आपका सैलरी अकाउंट कितने से ओपन हो गया, आपका सैलरी अकाउंट टोटल कितने से ओपन हो गया, पेड सैलरी कितनी है, पेड सैलरी इन करंट ईयर
बिल्कुल, आपने 10,000 इंटू 14, 1,40,000 से सैलरी अकाउंट को ओपन कर दिया. सैलरी दैट शुड बी पेड इन करंट ईयर. Salary that should be paid in current year, 1,20,000 rupees. Then prepaid salary, advance salary, 10,000 into 2, 20,000. ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है सब लोगों को? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है. तो सैलरी अकाउंट इस बार कितने से एक्सेस डेबिट हो गया, कितने से ज्यादा डेबिट हो गया? तो 20,000 रुपीज से ज्यादा डेबिट हो गया. क्या हम उसको करंट ईयर में पूरा 1,40,000 का एक्सपेंस शो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं शो कर सकते. रीजन, अक्रूवल कंसेप्ट. जो एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड है वही शो होंगे. तो करंट ईयर से रिलेटेड कितने? 120. 1 रुपए भी पे नहीं किया होता तो भी एक्सपेंस 120 आता. 140 पे कर दिया तो भी करंट ईयर में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे? 120. तो आपको 1,40,000 से जो आपने सैलरी अकाउंट को ओपन किया है, बिल्कुल हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल आकांक्षा पर. तो हमें 20,000 से एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा. ठीक है. एक्सपेंस जब भी रिड्यूस होते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं. वैसे लॉजिकली भी समझ में आ रहा होगा. डेबिट किया किसी चीज को, एक्स्ट्रा अगर आपने डेबिट किया है तो कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट करना. ठीक है. तो ये तो कंफर्म हो गया कि सैलरी जो होगा, सैलरी क्या हो जाएगा? सैलरी क्रेडिट हो जाएगा. कितना? जितना एक्सेस आपने डेबिट किया, 20,000 रुपीज. तो क्या कैश आ रहा है? क्या वो एम्प्लॉय मेरे को कैश रिटर्न कर रहा है? बिल्कुल रिटर्न नहीं कर रहा है. लेकिन मैंने जो उसको एडवांस पे किया है वो मेरे लिए एक एसेट है. बिल्कुल नेक्स्ट टाइम उसे 2 महीने की सैलरी शॉर्ट पे करनी पड़ेगी. एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है. तो एंट्री फाइनली बनेगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट अमाउंट 20,000 एंड 20,000. प्रीपेड सैलरी टू सैलरी. रेंट होता तो प्रीपेड रेंट टू रेंट, कमीशन होता प्रीपेड कमीशन टू कमीशन, इंटरेस्ट होता प्रीपेड इंश्योरेंस इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, और इंश्योरेंस होता प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस. बात समझ में आ गई? प्रीपेड वाली एंट्री क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, नोट कर लीजिए आकांक्षा. बाकी रिप्लाई बहुत लिमिटेड आ रहा है. 51 एक तो वही मान लेता हूँ, बाकी 50 है यार, हाफ सेंचुरी मारी. रिप्लाई तो है. चलो तस्नीम, आगे समझ में. वंश डन. हाँ जी, नोट कर लिया. मैं आगे कंटिन्यू करूँ? ठीक है. निशांक, फाइनल अकाउंट के अराउंड 9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं. शायद 4 हुए हैं, लेकिन लिंक है मेरे पास. मेरे पास अभी कितने रिकॉर्ड हो चुके हैं? तो रिकॉर्ड मैंने कर दिए अराउंड 11 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं इसके. ठीक है. निशांक, मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर देना, तो एटलीस्ट मैं वो 12th वाले लेक्चर, उसमें फाइनल अकाउंट चल रहा है, मैं आपको शेयर कर दूँ. ठीक है. चलिए. हाँ निशांक, वापस कर देना. एक्चुअली हो क्या रहा है, बैक टू बैक इतने मैसेजेस आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है. सॉरी फॉर दैट. ठीक है, एक बार और कर देना. आई डू दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं अक्रूड इनकम के ऊपर. आकांक्षा, जो आप 9 कह रहे हो वो अभी इनकी बात कर रही हो, जो अपने फाउंडेशन वाले चल रहे हैं, वो 9 अपलोड हुए. लेकिन जो 12th के मेरे लेक्चर चल रहे हैं वो भी शायद 4 ही अपलोड किए उन्होंने. वो भी अराउंड 11 लेक्चर हो चुके हैं. ठीक है.
तो रिया बोल रही है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। परफेक्ट है रिया। अक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। बिल्कुल अंजलि परफेक्ट है। तो इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड और इनकम ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर स्टिल रिसीवेबल। इनकम करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी भी हमें रिसीव करनी बाकी है। काम हमारा हो चुका है, हमने परफॉर्मेंस दे दी है, बस सामने से रिजल्ट आने बाकी। ठीक है, तो क्रूड इनकम क्या हो गया आपके लिए? एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। रेंट की बात करते हैं। रेंट एट द रेट 5000 पर मंथ रिसीव फॉर 8 months only। रेंट 5000 पर मंथ के हिसाब से आपको सिर्फ 8 महीने का ही रिसीव हुआ, जबकि होना कितने का चाहिए था? 12 मंथ्स का। तो कोई मेरे से पूछे रिसीव रेंट कितना है, तो मेरा जवाब होगा 5000 इंटू 8, 40,000। बिल्कुल आकांक्षा, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है। प्रीपेड पहले ही पे कर दिया। आप मोबाइल में रिचार्ज करा, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक आपका प्रीपेड होता है, एक पोस्टपेड होता है। प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले रिचार्ज कराते हैं तो जो बैलेंस आपके पास आ गया वो आपके लिए क्या है? एसेट है। पोस्टपेड आपके लिए क्या होता है? लायबिलिटी। पहले यूज लेते हैं, बाद में बिल आता है तो वो बिल आपके लिए क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, रिसीव रेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है, 40,000 रुपीज। रेंट that should be received in current year, that should be received in current financial year, 5000 into 12, 60,000 रुपीज आना चाहिए था, आया है 40,000। तो जो 4 महीने का आपको इस साल नहीं मिला, दैट इज 20,000। वो 20,000 आपके लिए क्या हो गया? अक्रूड इनकम या अक्रूड रेंट के नाम से, या रेंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अक्रूड रेंट या रेंट रिसीवेबल के नाम से। चलो अब डायरेक्ट एंट्री बताओ। एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन आप लोग अब डायरेक्ट एंट्री करो। तस्नीम बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बिल्कुल रिया, आप भी अक्रूड रेंट भी बोल सकते हैं, रेंट रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। अक्रूड रेंट टू रेंट। मुस्कान बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। क्यों ही लॉजिक दे देता हूँ। ये अक्रूड रेंट एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो आप बनाएंगे अक्रूड रेंट या रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आपका रेंट अकाउंट ओपन कितने से हुआ? क्रेडिट होना था, इनकम है, क्रेडिट होता है। सिर्फ 40 से क्रेडिट हुआ, होना चाहिए था 60 से क्रेडिट। 20,000 से शॉर्ट क्रेडिट हुआ है, आप 20,000 से और क्रेडिट करें। एंट्री बन गई अक्रूड रेंट टू रेंट अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? ऑल क्लियर? अभिषेक वापस ले लेते हैं। अभिषेक, जो रेंट हमें आना चाहिए था 5,000 पर मंथ के हिसाब से, 8 मंथ का ही रिसीव हुआ। दैट मींस आपको टोटल रिसीव हुआ है 5,000 इंटू 8, 40,000 रुपीज। जो करंट ईयर में टोटल आना चाहिए था, तो साल में 12 महीने होते हैं, अक्रूवल कंसेप्ट होता है, पूरी 12 मंथ्स की इनकम रिकॉर्ड की जाएंगी वेदर रिसीव और नॉट। हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 60,000 और आई है अभी 40। एंट्री बनी है सिर्फ 40 की। 20,000 हमें और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे निकाला? 5,000 इंटू 4। ये हो गया आपका अक्रूड रेंट या रेंट रिसीवेबल। अब ऐसा रेंट जो आपने अपना काम कर दिया, आपका वो जो टेनेंट था, किराएदार था, वो आपके मकान में पूरे 12 महीने रह चुका, लेकिन पेमेंट उसने 8 महीने का किया, तो 4 महीने का आपको उससे रिसीव करना है। तो ऐसी
इनकम जो आप कमा चुके हो और आपको मिली नहीं है वो आपके लिए एसेट होती है। एसेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, वही हमने किया। ठीक है, और इनकम आपका सिर्फ अभी 40,000 से इनकम रिकॉर्ड हुआ, जबकि होना चाहिए था कितने से, 60,000 से। तो रेंट आपका क्रेडिट होता है, इनकम है 40 से ही क्रेडिट हुआ है, 20 से और क्रेडिट करना पड़ेगा। इनकम जब कभी भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। रेंटेबल भी अक्रूड रेंट टू रेंट, बिल्कुल इसे 20,000 से ही करेंगे, क्योंकि 40 से ऑलरेडी इनकम ओपन हो चुकी है, 20 से और ओपन करना बाकी। अभिषेक अभी क्लियर है? ठीक है, ये आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट टर्म भी आ गया होगा आप लोगों को। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम एंट्री बिल्कुल ठीक है। निशंक एंट्री बिल्कुल ठीक है क्या अनअर्न्ड इनकम? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये इनकम आपको क्या मिल गई है, एडवांस मिल गई है। और इनकम ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रिसीव्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम थी, करंट फाइनेंशियल ईयर में आ गई, बिल्कुल मुस्कान ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, काम किया नहीं, पैसे पहले आ गए, और ऐसी सिचुएशन में कई बार आपको पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। पैसे वापस करने के लिए अगर चांसेस हैं तो आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी है, या आपके लिए ऑब्लिगेशन बन सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए रेंट एट द रेट 10,000 पर मंथ रिसीव्ड फॉर 15 मंथ्स। आपने अपने टेनेंट से 12 की जगह 15 महीने का रेंट रिसीव कर लिया, तो टोटल रिसीव्ड कितना हुआ होगा? अगर कोई पूछेगा टोटल रिसीव रेंट कितना है करंट ईयर में, तो 10,000 इंटू 15, 1,50,000 आपका टोटल रिसीव रेंट होगा। ठीक है, लेकिन रेंट दैट शुड बी रिसीव्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में रेंट आना कितना चाहिए था, तो रेंट आना चाहिए था 10,000 इंटू 12, दैट इज 1,20,000। कितना एक्सेस रिसीव हो गया, और उस एक्सेस रिसीव को बोलेंगे हम अनअर्न्ड रेंट के नाम से। 10,000 इंटू 3, 30,000, बिल्कुल ठीक है। तो आपको जब जब रेंट रिसीव हुआ होगा, आपने एंट्री क्या बनाई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो रेंट कितने से क्रेडिट हो गया, 150 से। रेंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, 120 से। कितना एक्सेस क्रेडिट हो चुका है, 30,000। क्या करें, रेंट को डेबिट कर दो, कैंसिल आउट कर दो उस इनकम को, तो रेंट हो जाएगा डेबिट विद ₹30,000। और ये आपके लिए क्या है, एक लायबिलिटी बन चुका है। क्यों, आपने रेंट रिसीव हुआ 15 मंथ्स का, रहा था वो अभी तक टेनेंट आपके यहाँ 12 मंथ्स, अगर उसने खाली कर दिया तो 3 महीने का रेंट आपको वापस करना पड़ेगा, आपके लिए लायबिलिटी। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट विद ₹30,000 एंड 30,000, बिल्कुल ठीक है तस्नीम, रेंट टू एडवांस रेंट या रेंट टू अनअर्न्ड रेंट। तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है निशंक, गुड। ठीक है, देवम है, आप गायब हो गए? ठीक है देवम, सब समझ में आ रहा है? अनअर्न्ड इनकम एक बार और बता दें नरेंद्र।
ये रही अनअर्न्ड इनकम आपके लिए। ठीक है, एक बार नोट्स मेरे को याद दिला देना, मैं सारे नोट्स शो कर दूंगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग कलीग। ठीक है, अनअर्न्ड इनकम एक बार वापस से ले लेते हैं। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है? अनअर्न्ड इनकम का मतलब है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये वो इनकम है जो आपको एडवांस में मिल गई है, या फिर इनकम ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इनकम थी कौन से ईयर की? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। आपको कब रिसीव हो गई? करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसीव। एग्जांपल, रेंट लेना था 10,000 पर मंथ के हिसाब से, आपको 15 मंथ का रिसीव हो गया, 15 महीने का रिसीव हो गया। फाइनेंशियल ईयर में 12 मंथ से तो होते हैं, तो 12 महीने का रिसीव होना चाहिए था, रिसीव हो गया 15 मंथ का। तो कितना रिसीव हो गया? 10,000 के हिसाब से 15 महीने का 1,50,000 रिसीव हुआ होगा। तो आप एंट्री बनाते गए, कैश टू रेंट, कैश टू रेंट, कैश टू रेंट। कैश क्यों डेबिट हुआ? आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, रेंट क्यों क्रेडिट हुआ? इनकम है, नॉर्मल अकाउंट पेड और इनकम। तो ऐसे करते करते कैश टू रेंट, कैश टू रेंट करते करते रेंट अकाउंट ओपन हो गया कितने से? 1,50,000 से। लेकिन अप्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? नहीं, सिर्फ जो इनकम करंट ईयर की वही रिकॉर्ड है। तो करंट ईयर की इनकम 10,000 इंटू 12, 1,20,000 थी, बट आपने रिकॉर्डिंग कितने से कर ली? 1,50,000 से। तो रेंट अकाउंट कितने से एक्सेस क्रेडिट हो गया? 30,000 से। तो क्या करना पड़ेगा? रेंट को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। रेंट को डेबिट करके आपने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया 30,000 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 30,000 रुपीज आपके पास पैसे तो आ चुके हैं, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काम सिर्फ 12 मंथ्स का हुआ है, पेमेंट 15 मंथ्स का आ गया। तो 3 मंथ्स का जो एडवांस है वो लायबिलिटी है, वो आपको रिटर्न करना पड़ सकता है। जब तक आप कमा नहीं लेते हो तब तक वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। इसलिए हमने इनकम को कैंसिल आउट कर दिया और वो लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है। लायबिलिटी का नाम है अनअर्न्ड रेंट। तो एंट्री बन गई रेंट टू अनअर्न्ड रेंट। आकांक्षा, अपने यहाँ की ये 12th लेक्चर है। नरेंद्र, समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चल रहा है अपना डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन है क्या? देखो, आपके बिजनेस में एसेट्स के अलग अलग टाइप है। रिया बिल्कुल परफेक्ट है। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू में जो धीरे धीरे करके कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। आदित्य बोल रहे हैं अनदर नेम ऑफ अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे बिजनेस में कुछ एसेट्स होती है, वो करंट एसेट होती है। करंट एसेट का मतलब बिल्कुल मुस्कान, डेप्रिसिएशन जो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। बिल्कुल बिल्कुल निशांक, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। अंजलि, वियर एंड टीयर ऑफ एसेट। अंजलि ज्यादा बेटर होगा, वियर एंड टीयर ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, करंट एसेट ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में शॉर्ट पीरियड के लिए, जो रोटेट होती रहती है, आती है जाती है, लाइक कैश। अभी कैश है, कैश आया, कैश चला गया, विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर। ये भी ठीक है करंट एसेट के बारे में। तो करंट एसेट के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट के ऊपर, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए यूज लेने के लिए परचेज। एग्जाम्पल, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रीजन, टाइम के साथ इनकी वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है, इनकी वैल्यू में कमी आती है। ठीक है, उसका लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। बहुत रेयर कोई चांस होगा कि लैंड की वैल्यू डाउन हो। लैंड की शॉर्टेज कितनी है? ठीक है, आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, तो लैंड की ऑलरेडी शॉर्टेज है। जो चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, वो अप्रिशिएट होती है, इसलिए उसके ऊपर वो एक उसका एक्सेप्शन हो गया, उसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल वंश, लैंड भी हमारे लिए फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बिजनेस में रहने वाला है, बट वो एक्सेप्शन इसलिए हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, रिड्यूस नहीं होती, इंक्रीज होती है, इसलिए हम उसके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करते। लेकिन मैं फर्नीचर की बात करूँ, आज मैंने अगर 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा है, साल भर बाद उसकी अगर मैं बेचने की कोशिश करूंगा, वो 2 लाख में नहीं, 2 लाख में कोई मेड से खरीदेगा, इससे बढ़िया बाहर से नया खरीद लेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी।
एक्सेप्शंस की बात अगेन मैं नहीं कर रहा, कई बार हम एंटीक परचेज करके लेके आते हैं तो एंटीक्स की वैल्यू क्या होती है, टाइम के साथ जितने पुराने होते हैं उनकी वैल्यू उतनी बढ़ती है। तो मैं अगेन एक्सेप्शंस की बात यहाँ नहीं कर रहा। निशांक, गुडविल और पेटेंट को भी रिड्यूस किया जाता है, बस टर्म डेप्रिसिएशन यूज नहीं लेते हैं। तो राइट ऑफ टर्म के नाम से बताया जाता है कि हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सारा बिल्डिंग पे लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसकी भी वैल्यू डाउन होती है। सब क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो पुराना कंस्ट्रक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल लगाएंगे बिल्डिंग के ऊपर। तो निशा, जो गुडविल पेटेंट होता है उसको राइट ऑफ करते हैं, और एक और टर्म होता है अमोर्टाइज करना। तो डेप्रिसिएशन वर्ड बस डायरेक्टली यूज नहीं लेते, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल नहीं। आकांक्षा, गुडविल पेटेंट लायबिलिटी नहीं होते हैं, गुडविल और पेटेंट हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी। तो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। गुडविल नाम, गुड फेम, आप अपने बिजनेस जब सेल करोगे तो आपके पास इतने कस्टमर हैं, तो कोई भी आपके बिजनेस को ज्यादा पेमेंट करके खरीदने के लिए तैयार है, तो वो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, किस बात का, गुडविल का एसेट है। पेटेंट, आपने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा रखा है, रजिस्टर्ड करवा रखा है, ठीक है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो गया आपके लिए, वो भी एसेट है। रुखसार एंट्री बिल्कुल गलत है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैश नहीं। अगर आपका फर्नीचर आपने जो साल भर पहले 2 लाख का खरीदा था, आज उसकी मार्केट प्राइस 1,50,000 है, तो क्या आपके ऑफिस का कैश कम हो जाएगा? क्या आपको 50,000 रुपए किसी को निकाल के देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं देने पड़ेंगे। तो 50,000 कैश का लॉस नहीं होगा, 50,000 आपकी एसेट का लॉस होगा, इसलिए इसे हम नॉन कैश लॉस या नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। बिल्कुल जुनैद परफेक्ट है। तो डेप्रिसिएशन है क्या? तो डेप्रिसिएशन है फॉर इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है उसे हम बोलते हैं फुल इनकी एंट्री बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट, जो भी एसेट होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। फर्नीचर होगा तो फर्नीचर, मशीन होगा तो मशीन, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन होता है। हमेशा याद रखो, नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश का लॉस नहीं होता, इसमें एसेट का लॉस होता है। एंट्री क्या बननी चाहिए? अब डेप्रिसिएशन अनडाउटेडली लॉस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू, जो भी आपकी फिक्स एसेट होगी उस फिक्स एसेट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर। इसको क्यों क्रेडिट किया? एसेट जब कभी भी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। और ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिजनेस का एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, या फिर नॉमिनल अकाउंट पर रूल भी लगा सकते हैं। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। मोहित, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आ रही है, जो गिरावट आ रही है, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। टाइम के साथ जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते होगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू डाउन होती है, ठीक है। अब आपके एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉपर्टी कम हो रही है, एसेट कम हो रही है, तो लॉस है। लॉस है तो लॉस डेबिट हो जाएगा। लॉस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को कर दिया डेबिट। और जो भी एसेट आपकी रिड्यूस हो रही है, जिसकी वैल्यू डाउन हो रही है, एसेट जब कभी भी रिड्यूस होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन बोलेगा आपको, चार्ज 10% depreciation, 10% per annum depreciation on furniture costing rupees 1 lakh. Suppose चार्ज 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख के फर्नीचर के ऊपर 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना। 1 लाख का 10% आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 10,000। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अमाउंट 10,000 एंड 10,000। डेप्रिसिएशन इसलिए डेबिट हो गया, लॉस है डेबिट करेंगे, फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो रही है, बिल्कुल रिया एंट्री ठीक है। अंजलि, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। 10,000 10,000। इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ, जो फर्नीचर अभी 1 लाख का बैलेंस शो कर रहा था, अब 10,000 रिड्यूस हो चुका है, अब वो आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में 90,000 रुपीज का शो होगा।
बिल्कुल जुनैद, परफेक्ट है। डेप्रिसिएशन समझ में आ गया? मोहित क्लियर है? ठीक है, अब जर्नल आज एंड ही कर देते हैं, लास्ट कंसेप्ट और ले लेते हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लूं, आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज। क्या एंट्री बनेगी जल्दी से बता दो? गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज, आपने 50,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एंट्री आ रही है परचेज टू कैश। मेरे को रीजन बताओ, लॉजिक बताओ, परचेज क्यों डेबिट किया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तुरंत क्रेडिटर नहीं आएगा, क्रेडिटर नाम होता तो हम उधार पे मानते हैं कैश ट्रांजेक्शन। आकांक्षा बिल्कुल परफेक्ट, नॉमिनल अकाउंट है। एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 50,000 एंड 50,000 एक्सपेंस है। किसका एक्सपेंस है? बिजनेस का एक्सपेंस है, बिल्कुल ठीक है। उसका डेबिट वर्ड कम से लगाना गलत है इस पे। परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस माना जाता है बिजनेस का, तो इसलिए परचेज अकाउंट को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है एज ए नॉमिनल एक्सपेंस के नाम से। ठीक है, परचेज आपने क्या कर दिया? 50,000 रुपीज से डेबिट कर दिया। करूं कंटिन्यू आगे मैं? ठीक है, तो जो परचेज आपने किया है 50,000 रुपीज से डेबिट कर दिया। अब देखो, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, दो तरह की कंसर्न होती है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करके फिर सेल आउट करती है, और एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है? बना बनाया माल खरीदा और उसको आगे सेल आउट। ठीक है, तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करूं तो उन्होंने परचेज को इसलिए डेबिट कर दिया ये मानते हुए कि ये पूरा का पूरा जो गुड्स हमने परचेज किया है, बिल्कुल गूगल मॉडर्न अप्रोच से भी एंट्री है, दोनों से एंट्री सेम ही बनती है, ट्रेडिशनल करो मॉडर्न अप्रोच करो, एंट्री दोनों से सेम ही बनती है। चलिए, तो आगे वापस से कंटिन्यू करता हूँ। परचेज को ये अज्यूम करते हुए डेबिट कर दिया था कि पूरा जो गुड्स हमने परचेज किया है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करूँ तो उनको ये लग रहा था कि जो खरीदा है वो इस साल मैन्युफैक्चर करने में कंज्यूम हो जाएगा, काम आ जाएगा, तो इस साल के एक्सपेंस है, इस साल आपने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर। ठीक है, जिन लोगों ने फाइनल अकाउंट पढ़ा है वो और अच्छे से समझ पाएंगे इस बात को कि परचेज करना आपके लिए क्या है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, शॉर्ट में फिलहाल बता देता हूँ। वो सभी एक्सपेंस जो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और गुड्स बनने के बाद जो भी खर्चे होते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। हम बाइफरकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पहले गुड्स से रिलेटेड हमारा प्रॉफिट पता लगाना है कि हमारा जो मेजर काम है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करके जो कमाना, तो मेजर इनकम जो गुड्स के थ्रू हुई है वो कितनी हुई है, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और देन उसके बाद अदर कोई इनकम आई हो, रेंट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, अदर कोई आपने एक्सपेंस कर दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके बाद जो इनकम निकल के आती है वो नेट प्रॉफिट निकल के आती है। तो इसलिए बाइफरकेशन बहुत जरूरी है। निशांक बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, इनडायरेक्ट पीएनएल में जाते हैं। तो बाइफरकेशन समझ में आ गया क्यों जरूरी है? तो पॉइंट ये है कि जब ये मेरे को पता है कि ये गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, और क्या अज्यूम करते हुए जाना चाहिए कि पूरा का पूरा 50,000 मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा। बट क्या हुआ, गुड्स ऑफ ₹10,000 withdrew for personal use। 50,000 के गुड्स में से 10,000 रुपए के गुड्स ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गए,
तो क्या बिजनेस का एक्सपेंस 50,000 है या 40,000? बिजनेस का एक्सपेंस 50,000 और 40,000 है। तस्नीम लिंक शेयर हो जाएगा आपको इसका, सबके लिए ये अपलोड नहीं होगा लेकिन आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। निशांक एंट्री ठीक है, लेकिन हर्ष आपका जो आंसर है 50,000 वो गलत हो जाएगा। गोविंद 50,000 नहीं है, बिजनेस का एक्सपेंस 50,000 कैसे हुआ? बिजनेस के लिए गुड्स आए थे 10,000 के गुड्स आप अपने घर ले गए, तो 10,000 का खर्चा आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। तो 10,000 रुपीज का एक्सपेंस वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा बिजनेस में गुड्स से रिलेटेड खर्चे कितने हुए, तो हम लोगों का जवाब होगा कि सिर्फ 40,000 हुए, बट हमने दिखा कितने दिए? हमने तो 50 दिखा दिए। तो क्या करें, एक्सपेंस को रिड्यूस कर दो। एक्सपेंस कैसे रिड्यूस होगा? डेबिट करके ओपन किया है ना, क्रेडिट करके रिड्यूस कर दो उसको, तो परचेज इस केस में आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन अगेन स्पेशल एंट्रीज बता रहा हूँ, अगर गुड्स कभी भी बिजनेस से कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर जाते हैं या सेल के अलावा बाहर जाते हैं, सेल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको अपने परचेज को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल आउट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो परचेज मेरा 10,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इसका बेनिफिट किसने लिया? बिल्कुल तानिया, एंट्री ठीक है, ड्राइंग अकाउंट है। तस्नीम एंट्री बिल्कुल ठीक है, ड्राइंग टू परचेज। इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? ओनर। ओनर क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। ओनर पर्सनल अकाउंट रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बहुत मन था ओनर को डेबिट करने का, लेकिन ओनर को डेबिट करने की बजाय हम किसको डेबिट करते हैं? ड्राइंग को डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। आकांक्षा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू आफ्टर मैनेजमेंट, बिल्कुल परफेक्ट है आकांक्षा। बनाने तक के जो भी खर्चे हैं सब डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। बनाने के बाद जो भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, पीएल अकाउंट में जाते हैं। ये वाली एंट्री समझ में आ गई क्या? इसका लॉजिक समझ में आ गया क्या? ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग क्यों डेबिट हुआ? ओनर रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। परचेज क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस ज्यादा शो कर दिया था, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कैंसिल होता है। ठीक है, ऐसे ही गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 given away as charity। 5,000 रुपए की गुड्स चैरिटी में दे दी। आकांक्षा बोल रहे हैं रिपीट, आकांक्षा वापस से रिपीट करते हैं। आकांक्षा पहले आपने 50,000 की गुड्स परचेज की, तो ये अजम्पशन थी कि पूरे 50,000 बिजनेस में यूज आएगा, पूरा बिजनेस का एक्सपेंस है। आपने एंट्री बना दी परचेज टू कैश, बट उसमें से क्या हुआ? 10,000 रुपीज की गुड्स ओनर निकाल के घर पे ले गए, तो बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो गया? आपने तो ज्यादा शो कर दिया 50,000 रुपीज, जबकि बिजनेस पे यूज आया 40,000। तो इस परचेज को, इस अकाउंट को मेरे को रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करते हैं? एक्सपेंस को कैसे रिड्यूस किया जाता है? क्रेडिट कर। तो मैं परचेज को क्रेडिट कर दिया, तो परचेज कर दिया क्रेडिट। कौन निकाल रहा है? ओनर निकाल रहा है। ओनर क्या हो गया? रिसीवर हो गया। रिसीवर हो गया तो डेबिट द रिसीवर। लेकिन ओनर को हम इन्वेस्ट करते वक्त कैपिटल के नाम से क्रेडिट करते हैं, विड्रॉ करते वक्त ड्राइंग के नाम से डेबिट करते हैं, तो ये हो गया डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री बन गई ड्राइंग टू परचेज अकाउंट। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। हर चैरिटी टू ड्राइंग एंट्री नहीं बनेगी, चैरिटी टू परचेज बनेगी, चैरिटी टू परचेज बनेगी, चैरिटी टू परचेज बनेगी। क्यों बनेगी? ठीक है, चैरिटी किया आपने, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस के लिए ये भी लॉस है, बस ये लॉस कौन सा हो गया? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? क्या ये प्रोडक्शन के लिए जरूरी था कि जब तक चैरिटी नहीं करोगे तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा? क्या चैरिटी प्रोडक्शन के लिए कंपलसरी होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आपने तो अगेन वही 50,000 रुपीज ओपन कर रखा है एक्सपेंस अपने, 5,000 रुपए तो आपने चैरिटी में दे दिए। बिल्कुल बिजनेस का लॉस है, लेकिन बाइफरकेशन जरूरी है। जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में जाएगा, जो इनडायरेक्ट है वो पीएनएल में जाएगा। तो अगर मैंने परचेज को अभी रिड्यूस नहीं किया तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000 रुपीज का परचेज चला जाएगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और खर्चा क्या है? चैरिटी। तो चैरिटी है तो चैरिटी के नाम से दिखाओ और परचेज को रिड्यूस करो, तो चैरिटी टू परचेज एंट्री बन जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी सब लोगों को ये एंट्री। ठीक है, चैरिटी टू परचेज। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्यों दिया जाता है? क्यों देता है कोई भी फ्री सैंपल? एडवर्टीजमेंट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। जब तक जनता आपकी गुड्स यूज नहीं लेगी
तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा आपके प्रोडक्ट में कितना दम है। तो आपने क्या किया, फ्री सैंपल में बांटना चालू कर, ठीक है। ये भी बिजनेस का एक्सपेंस है बिल्कुल है, लेकिन क्या डायरेक्ट है? क्या बिना फ्री सैंपल में दिए प्रोडक्शन नहीं होगा? प्रोडक्शन तो होगा। तो ये आपके लिए कैसा एक्सपेंस होगी? अगेन इनडायरेक्ट होगी। तो इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट के नाम से दिखाओ ना उसको। तो इनडायरेक्ट में क्या बोलेंगे हम इसको? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और परचेज अगेन उसको रिड्यूस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस को रिड्यूस करो, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट करो। जितने का भी दिया है एंट्री बन जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेज। इजी है, शायद सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और थेफ्ट। फैक्ट्री में आग लग गई, उसकी वजह से कुछ गुड्स का लॉस हो गया, और या फिर चोरी हुई, उसकी वजह से आपके कुछ गुड्स का लॉस हो गया, ठीक है। तो जो भी रीजन होगा, लॉस तो डेबिट होते ही है। तो लॉस बाय फायर है तो फायर, लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट है तो लॉस बाय एक्सीडेंट, डेबिट हो जाएगा। टू अगेन हो जाएगा परचेज। वेरी गुड। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये था आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और ये था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो रीजन है वो रीजन है। गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आने वाला कि अब बिना, जब तक फैक्ट्री में आग नहीं लगेगी तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक चोरी नहीं होगी तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए परचेज को रिड्यूस करो, और जो एक्चुअल रीजन है लॉस का वो आप डेबिट करो। इजी, शायद समझ में आ रहा होगा। एक, अगर आपने अपनी शॉप से या आपने अपने बिजनेस से रॉ मटेरियल लेकर उससे अपने खुद के लिए, अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट अगर क्रिएट करवाए, सपोज आप टिम्बर में डील करते हैं, टिम्बर में डील करते हैं, आपने जब टिम्बर परचेज किया था तो क्यों परचेज किया था? बेचने के लिए। तो जब परचेज किया था तो आपने एंट्री बनाई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1 लाख रुपीज का टिम्बर परचेज किया था बेचने के लिए। लेकिन क्या हुआ, गुड्स या फिर टिम्बर, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 used for making office furniture। उस 1 लाख रुपीज के गुड्स में से, बिल्कुल आकाश एंट्री परफेक्ट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपने तो 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा था, आप उस समय ये उम्मीद में थे बेचेंगे, 10,000 आपने अपने बिजनेस में ही काम में ले लिया और उससे क्या बना लिया? फर्नीचर बना लिया। तो फर्नीचर आ रहा है आपके बिजनेस में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट। लेकिन टू, आपने कैश दिया नहीं, आपने अपने ही बिजनेस के परचेज को यूज लिया, गुड्स को यूज लिया, तो परचेज को कैंसिल आउट करो। फर्नीचर टू परचेज विद रुपीज 10,000 एंड 10,000। आई होप सो समझ में आ गया होगा। स्पेशल ट्रांजेक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। एक लास्ट और मेरे को याद आ रहा है, वो भी लिख देता हूँ। अगर आपके बिजनेस में कभी भी कोई एनिमल परचेज किया जाता है, हो सकता है आपको सामान इधर से उधर लाने के लिए आपने सोचा यार कौन, पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो रहा है, तो एक हॉर्स परचेज कर लेते हैं। आपने हॉर्स परचेज कर लिया, बिल्कुल अतिशय परफेक्ट, उसमें लाइव स्टॉक हो। तो हॉर्स परचेज किया तो उसको हॉर्स के नाम से डेबिट नहीं, एसेट है हमारे लिए, लेकिन हम उसे हॉर्स के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, इसके नाम से करेंगे, लाइव स्टॉक के नाम से डेबिट। हो सकता है आपको फैक्ट्री में वॉचमैन की रिक्वायरमेंट है। अब वॉचमैन ठीक है, लेकिन रात को तो वो भी सो जाता है, रिस्क ज्यादा है, तो आपने क्या किया, एक डॉग ले लिया। क्यों लिया है? वो रखवाली करने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी क्या है? लाइव स्टॉक। तो अगर कोई भी एनिमल परचेज किया जाता है, एनिमल परचेज, उस केस में एंट्री बनती है
लाइव स्टॉक, जिंदा माल खरीदा आपने, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कंटिन्यू। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। देखो अब काफी हद तक जर्नल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बेसिक चैप्टर है, ये आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आगे के सारे चैप्टर परेशान करते हैं। मैंने इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं, आगे के चैप्टर्स में टाइम नहीं लगेगा। लेजर आपका 2 से 3 लेक्चर में खत्म करूंगा, कैश बुक आपका 2 से 3 लेक्चर में खत्म करूंगा। जर्नल में क्या क्या हो गया एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को, और जिन लोगों को ऊपर का ही कुछ देखना था मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ आज का क्या किया है। यहाँ से चालू किया था आज हमने, ठीक है। नहीं, रियल लाइफ स्टॉक में परचेज को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्या हॉर्स आपके गुड्स थे? बिल्कुल नहीं, ये एक अलग एंट्री है, उसको उससे कंपेयर मत। परचेज कब क्रेडिट होता है? जब आप अपने गुड्स का सेल के अलावा कुछ और यूज लेते। ठीक है रिया, समझ में आया? ठीक है, तो इस पूरे जर्नल चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट किया था गोल्डन रूल से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से। देन मैंने आपको परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री करवाई। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू हुए थे, तब हमने बड़ा डिस्काउंट के बारे में, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, उससे रिलेटेड हमने काफी कुछ ट्रांजेक्शन की थी। देन उसके बाद हमने किए बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंक के साथ होने वाले ट्रांजेक्शन, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ओपनिंग एंट्री के बारे में, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को करंट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे पहली एंट्री फाइनेंशियल ईयर में बनती है उसे बोलते हैं ओपनिंग। ठीक है, उसमें सारी एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाती है, कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। ये हमारा हो गया था। ओपनिंग एंट्री के बाद हमने किए थे कुछ एक्सपेंडिचर के टाइप पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस के नाम से शो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं और एसेट के नाम से शो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन लिए, जैसे आपका बैड डेट्स रिकवर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। लेकिन अभी मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए सर ने बताया नहीं कि कब वो स्टार्ट करना है, शायद 11 के लिए बोला उन्होंने। तो वो टाइमिंग कंफर्म कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया था? हाँ, 11 to 14 ऐसा डिसाइड हुआ है, लेकिन टाइमिंग क्या रहने वाला है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर स्पेशल ट्रांजेक्शन में आपके हो गए थे बैड डेट्स रिकवर हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अप्रूव्ड हो गया। सर कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं आप? जुनैद, इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये पर्सनल लेवल के लिए, अपने पर्सनल स्टूडेंट के लिए ही हो रहा है, यूट्यूब पे सबके लिए पब्लिश नहीं किया जाएगा। सर अब इंश्योरेंस वाली नहीं समझा मैं, आप कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं? इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। होमवर्क, ठीक है अंजलि, मैं ग्रुप पे आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ओके आकांक्षा, मिल जाएंगे आपको आंसर्स। ठीक है, तो जर्नल काफी हद तक कंप्लीट है। आज होगी 9th 10th। कल मैं आपको थोड़ा सा लेजर के बारे में आइडिया दे देता हूँ। हर्ष, ओपनिंग एंट्री जो है शॉर्ट में बताऊंगा, देखो अभी टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ है। फर्स्ट अप्रैल 2010, 31 मार्च 2011, यहाँ आपने अपने अकाउंट्स की बुक्स क्या कर दी हैं? क्लोज की हैं। बुक्स क्लोज की है, बिजनेस क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अगर आपने बुक्स क्लोज की और बिजनेस क्लोज नहीं किया है तो दैट मीन्स आपके पास 31 मार्च 2011 को बहुत सारी एसेट्स होंगी, बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी, और आपने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल होगा। अब इन सारी चीजों को हम यहीं छोड़ के नहीं रख सकते कि भाई हम भाई 1 अप्रैल अब 2011 आया तो नई एसेट खरीदेंगे, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिल्कुल। इन्हीं एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल को 1 अप्रैल 2011 को ट्रांसफर किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे पहली एंट्री बनेगी
उसी एंट्री को क्या नाम दिया जाता है, उसी एंट्री को नाम दिया जाता है ओपनिंग एंट्री। ठीक है, उस एंट्री को हम क्या नाम देते हैं, ओपनिंग एंट्री। अब इस एंट्री में करना क्या है, जो भी एसेट्स हो सारी एसेट्स आपको डेबिट करनी है। कैश हुआ तो कैश डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर, मशीनरी है तो मशीनरी, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग। अब ये क्यों डेबिट किया, इसका लॉजिक मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर में समझाया था, एक बार लेक्चर जरूर देखना। एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग ये सब डेबिट हो जाएंगे। लाइबिलिटीज आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। अब लाइबिलिटीज क्रेडिट करनी है तो लाइक क्रेडिटर्स हुआ तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दीजिएगा, बैंक लोन हुआ तो बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, और देन फाइनली कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये सारी एसेट्स को आपको डेबिट करना है, सारी लाइबिलिटीज को आपको क्रेडिट करना है, और कैपिटल को आपको क्रेडिट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये होता था, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो डेबिट क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या होगा, अगर वो कैपिटल ना दे, तो कैपिटल नहीं देगा तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आप क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल निकाल सकते हैं। एक बेसिक आइडिया है ओपनिंग एंट्री का, लेकिन लेक्चर देखोगे तो बहुत डिटेल में लिया था, जरूर से देखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। कल मैं आपको लेजर का बेसिक कंसेप्ट सारा समझा दूंगा। ठीक है, चलिए कल आइए सब लोग सेम टाइम पर। बाय आकांक्षा, वेलकम आकांक्षा, थैंक यू मुस्कान, बाय बाय।